नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज दर्शकों, आपका स्वागत है। बिहार में राजनीति पारा आज अचानक से गर्म हो गया। दो मंत्री के साथ अचानक दिल्ली रवाना हो गए, जबकि इसकी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं थी, इसकी कोई पहले से घोषणा नहीं थी जो सीएम दिल्ली में जाएंगे, दिल्ली यात्रा पे जाएंगे। तो आज अचानक से वो दिल्ली के लिए निकल गए। दिल्ली से निकलने से पहले वो किसी को उन्होंने कुछ कहा भी नहीं। कहा जा रहा है जो सीट बंटवारे को लेकर के एनडीए के शीर्ष नेताओं के साथ बातचीत होगी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से बिहार में जो एनडीए की जो हलचल है, मतलब कहें जो एक तरह से, चाहे वो हम के जीतन राम मांझी हो, आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे चिराग पासवान हो, इन सभी का जो स्टेटमेंट आ रहा है वो उसको लेकर के जो एनडीए के अंदर जो है वो कोल्ड वॉर जैसा हो गया, शीत युद्ध जैसा चल रहा है। वैसी स्थिति में नीतीश कुमार का दिल्ली जाना ये अपने आप में, क्योंकि नीतीश कुमार कुछ भी हो जाए, एनडीए में सबसे अधिक सीटों पर अगर लड़ेगी तो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू लड़ेगी, चाहे एक सीट ही क्यों न लड़े। कहा जा रहा है जो 102 सीट पर लड़ेगी जेडीयू, 100 के आसपास बीजेपी, और बाकी में सभी जो घटक दल है वो सब उनके लिए होगा। लेकिन यहाँ जो है सीटों का बंटवारा हुआ नहीं है, लेकिन जो इनके घटक दल हैं वो जहां तहां के लिए अपने कैंडिडेट के नामों की घोषणा भी करते जा रहा है। जो आधिकारिक जो मेरे पास जो जानकारी आ रही है वो 25 सीट के आसपास चिराग पासवान को मिलने जा रहा है, 5 से 6 सीट कहें तो जीतन राम मांझी को मिलने जा रहा है, 4 से 5 सीट उपेंद्र कुशवाहा को मिलने जा रहा है, और कुछ रिजर्व में सीट रहेगा जो बाद में हो सकता है कोई एनडीए में से आकर जुड़े, तो वैसे लोगों के लिए भी 4-5 सीट रखा जा रहा है रिजर्व में। अगर वैसे लोग नहीं आते हैं तब फिर घटक दलों को आपस में बांट दिया जाएगा। कहेंगे इस तरह से ये सीटों का बंटवारा है। लेकिन जिस तरह से पिछले मुजफ्फरपुर में जब जो एक रेप होता है, बलात्कार होता है, फिर उसकी मौत हो जाती है बच्ची की, उसको लेकर के कहें स्वास्थ्य विभाग पर कहें जो उंगलियां उठने लगती है, आनंद फानंद में सरकार को तब तक समझ में नहीं आता है जो ये इतना हाई प्रोफाइल मामला हो जाएगा, क्योंकि दलित बच्ची थी और उसको लेकर के जिस तरह से कांग्रेस ने इसको इशू बना लिया, हंगामा किया, पीएमसीएच का घेराव किया, स्वास्थ्य मंत्री के आवास का घेराव किया, सरकार के खिलाफ मोर्चा निकाला। तो इसको लेकर के सरकार पहले तो समझ नहीं सकी जो इतना भयावह टूल ये मामला हो जाएगा। आनंद फानंद में पीएमसीएच के जो अधीक्षक है उनको हटाया गया, एसकेएमसीएच के अधीक्षक को निलंबित किया गया। तो इसको लेकर के सरकार ने तुरंत त्वरित कार्रवाई की। इसी बीच में चिराग पासवान ने एक पत्र जारी कर दिया, और एक पत्र जारी किया, और पत्र को इतना ही नहीं, उन्होंने सोशल मीडिया पर भी डाला। पत्र में उन्होंने साफ तौर पर लिखा, आदरणीय नीतीश कुमार जी, मुजफ्फरपुर की दलित बालिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म, हत्या एवं पीएमसीएच की घोर लापरवाही पर कठोर कार्रवाई की मांग। इसको लेकर के उन्होंने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने आग्रह भी किया जो इस जघन्य अपराध में शामिल सभी बलात्कारियों को शीघ्र गिरफ्तार कर उन्हें कठोरतम दंड दिया जाए। पीएमसीएच अस्पताल प्रशासन, डॉक्टरों और स्टाफ की भूमिका की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच कराई जाए। इलाज में जानबूझकर देरी और अमानवीय दिखाने वाले कर्मियों को आपराधिक मुकदमा दर्ज कर तुरंत सेवा से निलंबन और कठोर विभागीय कार्रवाई की जाए। इस घटना को केवल एक बच्ची की मृत्यु नहीं, ये हमारी सामाजिक तंत्र और राज्य की संवैधानिक जिम्मेदारी की विफलता का प्रतीक बन चुकी है। यदि इस पर भी शासन मौन रहा तो यह मौन ही सबसे बड़ा अपराध बन जाएगा। आपसे अपेक्षा है कि आप इस मामले में त्वरित निर्णायक का उदाहरण स्थापित करने वाली कार्रवाई करेंगे। भवदीय चिराग पासवान। इस पत्र के बाद कहें जो जेडीयू बहुत अलर्ट मोड में आ गया, और एक तरह से कहे जो अब जेडीयू बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से बात करने की सोच रही है। जेडीयू का साफ तौर पर कहना है जो चिराग पासवान उनके घटक नहीं है, वो बीजेपी के घटक हैं, इसलिए मैं चिराग पासवान से बात नहीं करूंगा। जेडीयू चिराग पासवान से बात नहीं करेगी, जेडीयू बात करेगी तो बीजेपी से, क्योंकि ये बीजेपी के घटक दल है। जदयू नेताओं का कहना है कि राज्य सरकार की कार्यशैली पर टिप्पणी से विधानसभा चुनाव के पूर्व बिहार में एनडीए पर स्वाभाविक रूप से टिप्पणी होगी, वोट ट्रांसफर में भी परेशानी होगी। सबसे गंभीर बात यह है कि जिस विभाग के क्रियाकलाप पर चिराग टिप्पणी कर रहे हैं वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास है। जदयू के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि चिराग पासवान ने अपने पत्र के माध्यम से जिस मसले पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं उस पर पहले ही सरकार ने अपना एक्शन ले लिया है। ऐसे में पत्र लिखकर इस मसले पर एनडीए के भीतर ही राजनीति करना गलत है। यह बात समझ से परे है कि चिराग पासवान की मंशा क्या है, क्योंकि आपको याद होगा जो चिराग पासवान ने साफ तौर पर पहले कहा जो मैं बिहार आ रहा हूं, इसको लेकर के उन्होंने पोस्टर भी जारी किया, 14 सेकंड का एक फिल्म भी जारी किया,
14 सेकंड का वो आ भी रहे हैं। वो मतलब कहें जो बजाते उनकी लॉन्चिंग बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले हो रही है। 8 तारीख को शाहाबाद क्षेत्र में एक वो अपनी पार्टी की रैली भी करने जा रहे हैं और शाहाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 30 तारीख को वहां एक रैली की थी विक्रमगंज में। और कहें जो शाहाबाद एनडीए के सबसे कमजोर है, क्योंकि पिछले विधानसभा 2020 में 22 सीट में से मात्र 2 सीट एनडीए जीत पाई थी। लोकसभा में तो पूरा का पूरा आंकड़ा ही 0 हो गया था, कहीं कोई नहीं जीत पाया था। आरा भी नहीं, बक्सर भी नहीं, काराकाट भी नहीं, सासाराम भी नहीं, इवन औरंगाबाद भी नहीं। ये पूरा इलाका जो कहें शाहाबाद जो कहें और मगध कहें, इस पर एनडीए पूरी तरह से लोकसभा और विधानसभा में भी कमजोर रही। वैसे में प्रधानमंत्री का शाहाबाद में यात्रा, अब चिराग पासवान भी शाहाबाद से अपनी लॉन्चिंग करने जा रहे हैं। अब उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि इस बार वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और किसी भी रिजर्व सीट से नहीं, वो सामान्य सीट से लड़ेंगे। वो दिखाना चाहते हैं लोगों के बीच में कि मैं रिजर्व सीट से नहीं, मैं सामान्य सीट से भी जीत सकता हूं। और ये जीत अगर दर्ज कर पाते हैं तो वो मुख्यमंत्री के भी दावेदार भविष्य में हो सकते हैं। आपको याद होगा फरवरी 2005 लोजपा ने सिंगल चुनाव लड़ा था, उस समय रामविलास पासवान हुआ करते थे। 29 सीट उन्होंने लाई थी और उस समय किसी को बहुमत नहीं था, कोई दल कोई गठबंधन भी नहीं था। जिस तरह से मतलब कहें जो एनडीए एक था बीजेपी जेडीयू, लेकिन तभी बहुमत से बहुत दूर थे। और रामविलास पासवान से लोग समर्थन मांगने गए तो रामविलास की ऐसी डिमांड थी जो एनडीए मानने को तैयार, और आरजेडी के साथ भी मिलके ये उतना आंकड़ा नहीं बना पा रहे। तो आखिरकार इनकी मांग थी रामविलास पासवान की, जो बिहार का सीएम कोई अल्पसंख्यक हो, जो नहीं माना गया। फिर राष्ट्रपति शासन लगा, फिर अक्टूबर 2005 में ही चुनाव हुआ। उस समय फिर सरकार की चाबी थी रामविलास पासवान के हाथ में। इस बार भी ये चाबी रखने का काम कहीं चिराग पासवान न करे, क्योंकि अगर ये इनकी अगर स्ट्राइकिंग रेट अगर लोकसभा में 100% है तो विधानसभा में अगर 50% भी होती है और 25 में से अगर 12, 14, 15 भी लाते हैं, ठीक है, इन्हीं के अनुसार 20 ले आते हैं, तो 20 में ये बार्गेनिंग कैपेसिटी में चिराग पासवान रहेंगे। आइदर मुझे कोई पद दो, डिप्टी सीएम दो, क्योंकि सीएम के लिए तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया जो कोई वैकेंसी नहीं है, तो वैकेंसी नहीं है तो डिप्टी सीएम हमको दे दो, नहीं तो मैं समर्थन नहीं करूंगा। वैसी स्थिति में बहुत लोगों को आशंका है, पॉलिटिकल पंडित को आशंका है जो 2005 के फरवरी वाली स्थिति में कहीं चिराग एनडीए को न पहुंचा दे, जो ये अपनी बात मनवाने के लिए अपनी शर्त रखेंगे और शर्त को मनवाने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। अब तो 2025 का जो अक्टूबर नवंबर में चुनाव है वो तो समय बताएगा, लेकिन चिराग के गतिविधियों से सबसे ज्यादा कहें जो अगर परेशान है तो जेडीयू, क्योंकि जेडीयू जो है 2005 का फरवरी भी देख चुकी है चिराग के पिता का, 2020 में चिराग को देख चुकी है किस तरह से जेडीयू के हर एक कैंडिडेट के खिलाफ चिराग ने अपना कैंडिडेट उतारा, और लगभग 63-64 से 43 पर जेडीयू आ गई, कहीं का नहीं रही। तो वैसी स्थिति में इस बार तो ये जेडीयू के खिलाफ खड़ा नहीं करेगी। हो सकता है चिराग की पार्टी चुनाव के बाद कुछ वैसा गेम करेगी जो एनडीए को परेशान कर सकती है, लेकिन वो तो आने वाला समय बताएगा। तो पहले अभी नीतीश कुमार की जो पार्टी जेडीयू है वो चिराग से कैसे निपटती है और बाद में पूरा एनडीए फिर चिराग से कैसे निपटेगी, वो तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन अभी जेडीयू के लिए परेशानी है, क्योंकि अपने ही शासन और प्रशासन के खिलाफ सोशल मीडिया पे जाके पत्र लिखना और सरकार की आलोचना करना, ये सरकार के लिए परेशानी का कारण बन सकता है और आगे आने वाले चुनाव में भी इसको लेकर के कुछ कहें जो परेशानी हो सकती है वोट बैंक को, क्योंकि सबसे ज्यादा चिंता लोगों के वोट बैंक को होता है। अब इस तरह की प्रतिक्रिया और आलोचना ये कहीं सरकार को नागवार गुजरी, इसीलिए हो सकता है नीतीश कुमार दिल्ली की ओर रवाना भी हो। आप देखते रहिए एबी न्यूज। कैसा लगा आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें।